एवरीवन, एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें एक लेक्चर हुआ है यूपीएससी और यूपीएससी दोनों प्री और मेंस दोनों के हिसाब से हम इसको कवर करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ स्टेट, कि स्टेट कैसे अस्तित्व में आया, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी होगी, कौन कौन से इसके ऑर्गन्स होते हैं, एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनसे मिलकर हम कहते हैं कि कोई स्टेट है। अब इसके आगे का समय हम शुरू करते हैं। पहले हमने देखा था एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहला था पॉपुलेशन। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सभी बनते ही लोगों से। इसका मतलब राज्य भी क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसको हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहते हैं सोसाइटी का, तो लोगों से ही तो बनेगा। तो पॉपुलेशन तो एक आवश्यक तत्व होगा किसी भी राज्य का। दूसरा, राज्य के पास टेरिटरी होनी चाहिए जहाँ उसकी पॉपुलेशन रहती हो, ये भी जरूरी है उसके लिए, अदरवाइज उसको हम स्टेट नहीं कर पाएंगे। जिसके पास लोग तो हैं लेकिन टेरिटरी नहीं है उसके पास, जैसे तिब्बत का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लोग तो हैं लेकिन उनकी जो टेरिटरी है उस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, तो उसको हम स्टेट नहीं कर पा रहे हैं अभी फिलहाल, एक इंडिपेंडेंट स्टेट उसको नहीं कर रहे हैं। तीसरा है अपना इसमें गवर्नमेंट, यानी जिस काम के लिए एक्चुअली में हमने स्टेट को बनाया है वो काम असल में करता कौन है, वो करता है, वो करती है गवर्नमेंट। इसीलिए कभी कभी स्टेट और गवर्नमेंट को एक ही माना जाता है। जब कहा जाता है कई बार कि ये काम सरकार का है, तो इसका मतलब यही है कि स्टेट का ही काम है जो कि सरकार से करने के लिए, सरकार को करने के लिए कहा जा रहा है। अगला हमने देखा था इसमें सोवरेनिटी। क्या मतलब है सोवरेनिटी का, कि कोई भी सरकार अपनी जगह पर अपनी लोगों के बारे में, अपनी जनता के बारे में कोई भी निर्णय बिना किसी बाहरी और आंतरिक दबाव के ले सके, इसको हम कहते हैं सोवरेनिटी। तो कोई भी ऐसा स्टेट जो किसी दबाव में है, बाहरी या भीतरी, कोई भी दबाव हो सकता है, जब वो उस दबाव में काम कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेट सोवरेन नहीं है और उसको हम स्टेट कहेंगे भी नहीं। जैसे 1947 से पहले भारत में सब कुछ था लेकिन ये चीज मिस थी, सरकार भी थी, अंग्रेजों की जगह तो थी ही, लोग तो हमारे पास कभी कम रहे ही नहीं। तो इसका मतलब 1947 से पहले लेकिन एक चीज मिस थी और वो था सोवरेनिटी। तो ये हमारे पास चूंकि नहीं थी उस समय, इसका मतलब उस वक्त हम सोवरेन स्टेट नहीं थे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस दिन हम सोवरेन बने थे, उसके पहले नहीं थे। किस चरण में हम आखिर सोवरेन स्टेट बने हैं, इसका भी एक क्रम है, वो हम आगे समझेंगे। अपना फोकस पहले है गवर्नमेंट पर। तो गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया कि जो स्टेट के काम है, जो स्टेट फंक्शन है, जो चुनिंग करता है वो करती है गवर्नमेंट। तो ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली स्टेट की या किसी राज्य की एक व्यावहारिक अभिव्यक्ति, इसको कहा जाता है सरकार को। सरकार के भी अंग होते हैं और अब हमारा फोकस इस पर होना चाहिए स्टेट पर, कि सॉरी गवर्नमेंट पर, कि गवर्नमेंट एक्चुअली में किससे बनती है, इसके कौन से अंग होते हैं। तो देखिए, जिस तरह से राज्य के 4 अंग हैं, ऐसे राज्य के फंक्शंस को करने के लिए जो सरकार है जिसको हम गवर्नमेंट कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट भी, इसके भी 3 अंग होते हैं जो राज्य के भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए बनाए गए हैं। तो पहला है, तो इसमें है गवर्नमेंट। सो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पहला है इसमें, उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर।
दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियरी। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशियरी न्यायपालिका। तो ये तीन अंग होते हैं किसी भी सरकार के। ये तीनों इन्हीं को करने के लिए एक्चुअली में राज्य बनाया गया है। तो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका का कार्य क्या है, एक सरकार के अंग के रूप में यदि हम समझें तो लेजिस्लेचर का काम होता है मेक द लॉज, यानी कि कानून बनाने का इसका काम है। कानून बनाने का काम है। पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे राजा महाराजा के टाइम पर क्या होता होगा कि जो राजा होता था वही कानून बना देता था। लेकिन अभी क्या होता है, अभी लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं, खासतौर पर जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनमें लोगों के प्रतिनिधि क्या करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं। और जहाँ पर वो बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेजिस्लेचर। तो कहीं कहीं पर लेजिस्लेचर आपको होती है यूनिकैमरल, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही हाउस होता है। और कहीं कहीं पर लेजिस्लेचर होता है बाईकैमरल, जिसमें दो हाउस होंगे। जैसे कि अगर आप समझना चाहें तो जैसे कि हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद, उसमें दो हाउस हैं। यानी कि हमारी जो विधायिका है, केंद्रीय विधायिका, लेजिस्लेचर हमारी स्टेट में भी है और केंद्र में भी है। तो केंद्र की विधायिका है, संसद जो है वो हमारी बाईकैमरल है, उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है। और क्या क्या है तो हम अभी आगे समझेंगे, इस पर आगे चर्चा की जाएगी इस पर। नेक्स्ट अपना एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है, और इसका लेजिस्लेचर काम तो हो गया आपका कानून बनाने का। अब उस कानून पर चलने का या उस कानून को लागू करने का काम किसका है, वो काम है एग्जीक्यूटिव का। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, ये इसका काम है। जुडिशियरी, पहली बात लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया तो उसकी इंटरप्रिटेशन करना। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। दूसरा, दो लोगों के बीच में या दो संस्थाओं के बीच में या सरकारों के बीच में भी विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो उसको क्या करना, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू लॉज। सो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ये इनके मोटे मोटे काम है अगर इसको देखें। अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमने समझा कि लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इम्प्लीमेंट करना उन लॉज को जो कि लेजिस्लेचर ने बनाए हैं। और जुडिशियरी का काम है उन कानूनों की व्याख्या करना और उन कानूनों के अनुसार लोगों को न्याय देना, संस्थाओं को न्याय देना या विवादों का समाधान करना, ये उसका काम है। अब एग्जीक्यूटिव पे आते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेचर या तो यूनिकैमरल होगा या फिर बाईकैमरल होता है। ऐसे ही जो एग्जीक्यूटिव होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है पॉलिटिकल, जिसमें आते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरी अपनी परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जिसकी एक्चुअली में हम लोग जो बनने की तैयारी कर रहे हैं वो क्या है, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव ही है। तो ये तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब तो हो गया जो इलेक्ट होकर आते हैं, जिनको लोग चुनते हैं,
जो मंत्रिमंडल में बैठते हैं उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव ये इसमें आते हैं मतलब ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इसमें आती है जो समूचा आधिकारिक तंत्र ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। बस खास बात ये है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है किसी भी लोकतंत्र में जो चुने हुए लोग होते हैं उनकी शक्ति ज़्यादा होना स्वाभाविक है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के आदेश के अनुसार ही इसको ब्यूरोक्रेसी को या अधिकारी तंत्र को काम करना होता है। इसके लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, एसएससी वगैरह, तो सब इसी के लिए होते हैं। जुडिशरी में अगर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय, कहीं सुप्रीम कोर्ट, कहीं हाई कोर्ट, कहीं सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो इस तरह बहुत सारे कोर्ट्स इसमें आते हैं। तो ये तो है अपनी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब कोई भी, अब इनकी जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं इनके बीच में रिलेशन किस तरह का हो सकता है। कहीं कोई भी एक भी ऑर्गन यदि अपने मर्यादाओं से बाहर गया तो फिर काम गड़बड़ हो सकता है। तो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनमें रिलेशंस अमॉन्ग 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब रिलेशन कैसा होता है, या तो ये हो कि तीनों अलग अलग, तीनों जो ऑर्गन्स हमने देखे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ये तीनों के तीनों कैसे हो, अलग अलग हो। ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों एक ही व्यक्ति के हाथ में हो। भाई जब अलग अलग होंगे तो क्या होगा, अलग अलग लोग चला रहे होंगे उन तीनों अंगों को। लेकिन यदि एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा तो क्या होगा, लेजिस्लेचर यानी कानून भी वही बनाएगा, लागू भी वही करेगा और उसकी व्याख्या भी वही करेगा। यहाँ से एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि जब तीनों ऑर्गन्स, चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी, ये जब तीनों एक ही हाथ में हो या एक ही व्यक्ति के पास है, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है या ये हो सकता है कि तीनों जो अंग हैं वो अलग अलग होते हैं। तीनों अंग कैसे अलग अलग होते हैं, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब आपको सोचो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल के तीनों एक ही व्यक्ति के हाथ में काम हो सकते हैं। या तो राजतंत्र में ऐसा हो सकता है, या फिर यहाँ पर तानाशाही, डिक्टेटरशिप जहाँ पर हो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। इन सब जगह पे ये आपको नॉर्मल है, देखने को मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें ये तीनों अंग आपको अलग अलग कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए यहाँ पर एक सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन है, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ SOP यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है कि तीनों अंग यदि अलग अलग हैं तो तीनों की पावर्स यानी कि कौन सा अंग क्या कार्य करेगा, ये उनकी क्या पावर्स होंगी, ये सारे का सारा सब कुछ पहले से डिसाइड करके डिफाइन कर दिया गया है। इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। यानी कि तीनों अंग हैं आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों अंगों के अलग अलग शक्तियाँ हैं, सब कुछ डिफाइंड है पहले से ही। उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कि भाई आप अलग हैं और आपका काम इसके तहत बांटा गया है तो आप वही करेंगे, ताकि ये जो विधायिका है कानून बनाने का काम है लेकिन वो कानून लागू कर रही है, या जो जुडिशरी है वो क्या करे, वो
कानून बनाना शुरू कर दे तो ये क्या है कि चीज़ें गलत मानी जाती हैं। तो उसको इस सिद्धांत को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। अब तीनों अंग अलग अलग हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए चेक्स एंड बैलेंस भी बनाया जाता है, चेक्स एंड बैलेंसेस, कि तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं ताकि तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकें। कोई भी अंग एक अंग बाकी जो दोनों अंग हैं उन पर हावी ना होने पाए, तो फिर हम भी इसी तरह बढ़ जाएंगे, है ना। तो लोकतंत्र में तीनों अंग अलग अलग होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और उनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स ये भी होता है, और संचालन ठीक से हो तीनों अंगों का तो उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए ताकि कोई सा भी अंग दूसरे अंग पर हावी ना होने पाए। जैसे कभी देखा हुआ कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है कभी कभी जुडिशियल रिव्यू कर देता है। क्या ये जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही है, चेक्स एंड बैलेंसेस वाला है कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है तो जुडिशियल क्या करेगी, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उसको चेक करेगी, और यदि उसको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाके काम होता है तो उस लेजिस्लेचर के उस कानून को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इतनी पावर है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे कोई भी एक अंग अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। दूसरों को बैलेंस करने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस इस तरह के टूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। अब इसके आगे हमें देखना है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स का क्या होता है, शासन जो है सरकार वो कितने प्रकार की होती है। और जब ये कई आधारों पर बांटा जाता है जिसमें जो मुख्य आधार है जो काफ़ी प्रचलित भी है वो कौन सा है, वो है ना, सबसे पहले हमें देखना है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स। इसमें पहला है ना based on source of legitimacy। सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी कि आखिर में जो गवर्नमेंट है, जो शासन है, जो सरकार है, उसकी लेजिटिमेसी का सोर्स क्या है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो इसी बेस पर काफी इंपॉर्टेंट भी है। जैसे सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले आता है इसमें मोनार्क। अब हम मोनार्क यानी कि राजतंत्र, तो राजतंत्र में क्या होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि यहाँ जो सत्ता है, जो सरकार है, उसका सोर्स क्या है, जिसके पास ताकत है। तो सैन्य शक्ति वो इसका सोर्स है। इसका सोर्स क्या होगा, मोनार्क में जो सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी है वो क्या हो सकता है, या तो सैन्य शक्ति होती है। दूसरा, अब सैन्य शक्ति तो स्टार्टिंग में जरूरी है, लेकिन बाद में क्या होगा, और उसके लड़के को तो जो राजा बन जाएगा हमारे लड़के, और उसके लड़के को तो वापस से क्या करना पड़ेगा, उसको तो ये तो नहीं भी करना पड़ सकता। तो इसका मतलब इसमें वंश वाला एंगल भी आ सकता है। इसका सोर्स वंश में सकता है कि आप फलाने राजा के लड़के थे इसलिए आप राजा बनने के लिए योग्य हैं, ऐसा होता है। ये प्राचीन समय में तो लगभग सभी जगह था। तो पहला है मोनार्क। दूसरा आता है इसमें थियोक्रेसी। तो थियोक्रेसी का हिंदी में ट्रांसलेशन कर देते हैं धनतंत्र, लेकिन इतना सही सटीक कोई अनुवाद है नहीं। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो सोर्स है वो क्या है, वो रिलीजन है।
रिलीजन जो रिलीजियस लीडर होते हैं वो इसमें सरकार चलाते हैं। तो यदि आपको यहाँ पर किसी थियोक्रेसी में यदि आपको किसी सरकारी पद पे पहुंचना है तो इसके लिए आपको रिलीजियस लीडर होना बहुत जरूरी है, तभी आप पहुंच सकते हैं। इसका बेसिक रिलीजन है। यदि आप उस रिलीजन को जिसकी थियोक्रेसी चल रही है किसी देश में, तो यदि आप उस रिलीजन को ऑटोमेटिकली आप वहाँ के रूलर बनने के लायक हो गए, तो यही आपकी सोच है। तीसरा है इसमें इसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या है? एरिस्टोक्रेसी का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ होता है ये वंश कुल, इसमें जो सोर्स आपको मिलेगा वो मिलेगा आमतौर पर कोई वंश कुल ये सब, यानी कि सामाजिक परंपराएं किस तरह की बन जाती हैं, जिनमें क्या होता है तो कुछ परंपराओं के अनुसार कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि हम उसके वंश से हैं, हम उच्च कुल से हैं, हम ऊंचे वंश से हैं, इसलिए सरकार चलाने का अधिकार केवल हमारा है। तो ये पहले प्राचीन यूनान वगैरह में होते ही था। प्राचीन यूनान वगैरह में आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी भी जैसे भारत में यदि आप देखें तो इसमें आपको पाएंगे कि जितनी भी हमारे क्षेत्रीय दल हैं उनमें आप देखोगे तो उन्हीं के लड़के वही सीएम भी बने जा रहे हैं, वही पार्टियों के अध्यक्ष भी रहते हैं। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें भी आप देख सकते हो कि नेहरू गांधी परिवार उसका अध्यक्ष कौन बनेगा? वो जो नेहरू गांधी परिवार से है वो ये अध्यक्ष बनेगा। तो ये क्या है कि हम पुराने वंश से हैं तो हम भी सत्ता में आएंगे, या हम ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या हम ही पार्टी के अध्यक्ष होंगे। इस तरह की टेंडेंसी होती है। इसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, हिंदी में कहते हैं इसको कुलीन तंत्र, जहाँ पर सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी क्या है, हम उच्च वंश या उच्च कुल के हैं, तो ये हमारी लड़ने का आधार है। अच्छा, अब इसमें अगला है अपना चौथा, पहला है अपना, दूसरा है थियोक्रेसी, तीसरा है एरिस्टोक्रेसी और चौथा है अपना डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इसका तो अब ये काफी प्रचलित भी है, इसलिए इसका तो आपको डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी क्या है। यहाँ पर इन शॉर्ट अगर यदि आप समझें तो जहाँ पर सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी, सोर्स क्या है, उस राज्य की या उस सरकार के अंडर में जो जनता है वही जनता ही सत्ता का सोर्स होती है। तो यहाँ पर सोर्स क्या है? पब्लिक डिसाइड करती है कि सरकार कौन चलाएगा। ना कि कोई वंश, ना कोई रिलीजन, ना ही कोई सैन्य शक्ति। जैसे यदि आप नरेंद्र मोदी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो लड़के हथियारों से सैन्य शक्ति दिखा के और मैं उनको पद से हटा दूंगा। नहीं, आपको चुनाव लड़ना होगा। यदि जनता आपको ये अवसर देगी तो आप सरकार बना सकते हो, नहीं तो आप नहीं बना सकते। वहीं पर जैसे कोई ये भी नहीं कर सकता कि मैं पुराने वंश का हूँ, जिससे राहुल गांधी करते हुए दिखाई देते तो है कि हम वो वाली पार्टी से हैं। हालांकि उनका क्लेम यही रहता है कि हम गांधी, नेहरू, इन परिवारों से हैं, तो सत्ता चलाने का अधिकार केवल हमारा ही। क्योंकि क्या था, हालांकि स्पष्ट तौर पर कोई नहीं कहता है, कोई क्लेम कोई नहीं करता, और ये सभी पार्टियों में है।